क्लास 12th बायोलॉजी का 4th चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। जब हम किसी भी मनुष्य से पूछते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगी, तो वो सिंपल क्या कहेगा? बच्चे पैदा करना इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट ऐसा नहीं है। अगर हम WHO की गाइडलाइन ले या WHO की डेफिनेशन ले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, तो हमें पता चलेगा कि WHO ने कहा है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब उन्होंने एक वर्ड मेंशन कर दिया, ऑल एस्पेक्ट्स। बट ऑल के अंदर क्या क्या आएंगे? यानी कि एक मनुष्य के अंदर वे सारी चीजें होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। कौन कौन सी? नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 इमोशनल, नंबर 3 बिहेवियर एंड नंबर 4 सोशल। जब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी फिजिकल क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है कि मनुष्य के शरीर के अंदर, चाहे वो नर है मादा है, उनके अंदर जो भी सेक्सेस बन रहे हैं, दे शुड बी मैच्योर्ड एट द एक्यूरेट टाइम एंड डू वेल। दैट मीन्स दे परफॉर्म वेल, दे फंक्शन वेल। ओके, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पर आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी मैच्योरिटी ऑफ सेक्सेस टेक प्लेस विदाउट एनी abnormality. Second is emotional. You know, at the age of puberty, that means in case of female it's 10 to 12 years and in case of male 14 to 16 years, they are able to produce gametes. That means they are functional, they can produce baby. But क्या होना चाहिए? उनको इमोशनली, उनको मेंटली भी स्ट्रांग होना होगा। किस चीज के लिए? कि वो बच्चे को जब शादी के बाद बच्चे को जन्म दे सके, उसको पालन पोषण कर सके, इमोशनली उनको स्ट्रांग होना होगा। देन बिहेवियर, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ जेंट्स हैं या कुछ फीमेल्स हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्स, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इन देयर बिहेवियर। लाइक एक 60 ईयर का मैन है, he has attraction toward a 6-year girl, towards a 16-year female, towards a 26 and 66 and 86 also. That means there is some abnormality in his behavior towards the sex. Okay, it can be occur in both male as well as in females. Then social, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घरों में हम कितने भी ये कह देते हैं कि भाई मेल फीमेल बराबर हो गए हैं, इक्वालिटी ऑफ सेक्स हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी फैमिलीज़ में ये नहीं माना जाता है। हमारी सोसाइटी इसको अभी भी नहीं मान रही है कि मेल और फीमेल इक्वल हैं। मेल किसी भी टॉपिक पर कभी भी बात कर सकता है, लेकिन फीमेल को अभी भी उतनी इंडिपेंडेंसी नहीं है। वो अभी भी बात करते हुए हेजिटेट करती है। जब एक लड़की के अंदर चेंजेस आते हैं, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, उस समय पर उसको ये बोला जाता है कि नहीं, अब तुम लड़कों के साथ नहीं खेल सकती, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। वो है क्या? वो हमारी जो सामाजिक बंधन है, वे क्या है, जो रूढ़िवादियाँ हैं, उनको भी क्या होना चाहिए? उनको भी एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, ताकि जो ऑल एस्पेक्ट्स हैं हमारे रिप्रोडक्शन के वो क्लियर हो सके। सो WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमें पता चल चुका है, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, अब बात आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आपके 12th क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है इस चैप्टर को? बिकॉज इन आवर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर हमने देख लिया था कि किस प्रकार गैमेट्स बने, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, फिर बेबी डेवलप हुआ, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। लेकिन ये टॉपिक ना सिर्फ आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है, बल्कि ये आपका सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है। इसीलिए आई थिंक मुझे, मेरे हिसाब से तो इसको हर क्लास के 11-12 के बच्चों के सिलेबस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। स्टिल इट्स ओके विद अस, हम बायोलॉजी वाले हैं तो हम पढ़ लेते हैं इसको। अब बात आती है कि प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज क्या रही होंगी। ओके, क्या हुआ कि 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, उस समय पर खाने के बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस हो गए थे। हमारे लिए इतना ज़्यादा खाना नहीं था। और उसके बाद जब पॉपुलेशन देखी तो पॉपुलेशन एकदम राइज कर गई।
ठीक है। और 1951 में इंडिया ने सबसे पहले परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया, जिसको हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1951 में। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो हियर दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के अंदर इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। बाद में अदर कंट्रीज आए और उन्होंने इस इनिशिएटिव जो कि इंडिया ने लिया उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन जब ये प्रोग्राम लेके आए थे उस समय पर सिर्फ बात की जाती थी कि भाई एक लड़का और एक लड़की, उनकी शादी हुई है और उनको बच्चे पैदा करने हैं। उस समय पर उनको ये बताना है कि भाई आप कम से कम बच्चे पैदा करें, मतलब फैमिली के अंदर अंदर 2 या 2 से अधिक बच्चे, 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन उसी के साथ कुछ समय के बाद ही एक नया चीज इसके अंदर ऐड कर दी गई जिसका नाम था RCH, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जैसा कि नाम ही बता रहा है आपको रिप्रोडक्टिव, तो ओके हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव के पार्ट के बारे में, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड हेल्थ केयर दैट मीन्स कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर भी हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। ओके, दैट मीन्स चाइल्ड एज वेल एज मदर बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, या कुछ मदर्स ऐसी हैं जो कि डिलीवरी के टाइम पर उनकी एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण डेथ हो जाती है। तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया, चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1920 में क्या हुआ था। नियर अबाउट 1920 क्या हुआ था कि जो डेथ रेट थी और जो बर्थ रेट थी ये दोनों ही हाई थी। डेथ रेट भी हाई थी और बर्थ रेट भी हाई थी। लेकिन आफ्टर 1920 के बाद क्या हुआ, जो डेथ रेट थी वो डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, वो डिक्रीज हुई है। और जो बर्थ रेट है वो कई गुना बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमारे पास बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ डिजीज आ गया है। बेटर डिटेक्शन किस चीज का आ गया है? बीमारियों का। आजकल आपको पता है कि गर्भ के अंदर ही जो बच्चा फीटस के फॉर्म में है उसी समय पर अगर बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी साइन दिखाई देता है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है बच्चे को। या फिर आफ्टर बर्थ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज इन आवर medical field that disease can be diagnosed at that time and they can be cured. Okay, तो ये क्या था हमारा कि फैमिली प्लानिंग 1951 में, ये आपको याद रखना है दैट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन 1951 and India is the first country that introduced in it, and second is the reproductive and child health care, जिसके अंदर मदर, जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल केयर एज वेल एज प्रीनेटल केयर, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले भी और बच्चे के जन्म के बाद भी माता और शिशु दोनों की इसके अंदर केयर की जाती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टेप्स क्या लिए जाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेने के लिए? सबसे पहले जो हमारा स्टेप्स है दैट इज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी सरकारी इकाइयां हैं वो, और गैर सरकारी इकाइयां, इनमें फंडेड होती है बाहर की प्राइवेट कंपनीज की या गवर्नमेंट के साथ ही, बट ये गवर्नमेंट नहीं होती हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये क्या करती हैं? ये लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या करती हैं? टाइम टू टाइम अवेयर करती हैं। ओके, सेकेंड है क्रिएट अवेयरनेस। लोगों को जागरूक करना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ ही एक फैमिली, एक सोसाइटी ये वेल डेवलप्ड हो सकते हैं। लोगों को बताना है कि जो कुरीतियां हमारे संसार में फैली हुई है दे शुड बी अवॉइड, दे शुड बी स्टॉप। देन एजुकेट पीपल। एजुकेट पीपल में सबसे बड़ी बात आती है कि जो मैरिजेबल एज में हैं, जिनकी शादी अभी होने वाली है इन 1 or 2 years, दे शुड बी एजुकेट विद सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स। Time to time, certain agencies they perform nukkad natak in newspaper also, in our TV ads also, educating the people about the exact sex education. Then immunization.
रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सबसे बड़ी बात आती है इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसकी को हम बोलते हैं टीकाकरण अभियान। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टीके लगाए जाते हैं ताकि जो बीमारियां हैं उनसे क्या किया जा सके, जा सके टाइम पर। देन सेक्स एजुकेशन एट स्कूल लेवल, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमेशा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है कि सेक्स एजुकेशन स्कूल लेवल्स पर क्यों जरूरी है। आपको पता है कि व्हेन स्टूडेंट्स आर एट द स्कूल लेवल, स्पेशली इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स लाइक 9 to 12, दे आर इन एडोलेसेंट एज। उस समय पर वो युवा अवस्था में होते हैं एंड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस अकर इन देयर बॉडी, लाइक डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट्स, like menstrual cycle in females, breast development, and genital hair growth. So these are the questions that arise in students' mind, and because of not getting the accurate answer, they developed myths. वो अपने अंदर गलत धारणाएं पैदा कर लेते हैं और उनको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है तो गलत सोर्सेज की तरफ जाते हैं उनका आंसर ढूंढने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स को लागू करना चाहिए स्कूल लेवल पर। अब बात आती है कि इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप क्या करेंगे। इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर स्मॉल फैमिलीज, आपको पता है कि अब लोग अवेयर ज़्यादा हो चुके हैं, वो किसको प्रमोट करते हैं, स्मॉल फैमिलीज को। लाइक आपने स्लोगन्स पढ़े होंगे, हम दो हमारे दो, या फिर छोटे दो बच्चे दो ही अच्छे। These kinds of slogans that help in understanding that small families are better than large families. Then overall increase in medical facilities. Yes, India is a developing country. अभी हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए, अभी हम डेवलपिंग स्टेज में ही हैं. Still, our medical facilities are doing well. We performed at a very high level that medical facility is given to the person from a zero level to a person from a highest level. हर बंदे को क्या किया जा रहा है, फैसिलिटीज दी जा रही हैं ताकि वो बीमारियों से बच सके. एंड लास्ट वन इज बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ व्हाट डिजीज. बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ डिजीज. बीमारियां पता चलते हैं, उनका इमीडिएट क्या किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है. और जो मोर्टेलिटी रेट है जिसको हम बोलते हैं डेथ रेट, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल डिस्कस maternal mortality rate and infant mortality rate, but in our next session we will discuss this. But one more question arise here is that क्या कभी आपने ये सुना है कि अमीनो सेंटेंसेस क्या है. जो बेबी होता है, बेबी मदर के वूम के अंदर प्रेजेंट है और उसके बाहर, मान लो ये बेबी है, इसके बाहर जो फ्लूइड है दैट इज एमनियन फ्लूइड. ठीक है, इसके अंदर क्या है, एमनियन फ्लूइड. और इस फ्लूइड के अंदर ही क्या बनती है, बार बॉडीज. और उसी से हम बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है. और 3 to 4 और हाफ 4 months, और यू कैन से अर्ली टाइम ऑफ 5 month. इस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है. क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये धारणा है कि जो घर का जो वंश चलाने वाला होता है वो लड़का होता है, ना कि लड़की. बट ये क्या है, ये इलीगल है. सर्टेन कंडीशंस में अगर बच्चा बीमार है या पहले एक या दो बच्चे जो हुए हैं वो दोनों बीमार निकले हैं, उस कंडीशन में बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट इट कैन बी लीगल, अदरवाइज इट इज इलीगल. परमिशन of doing abortions with the help of amino sentences is legal, but अगर कोई भी अपनी फैमिली में ये चाहता है कि लड़की ना हो लड़का हो तो ये इलीगल है. अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एक चेतावनी लिखी हुई मिलती है कि यहाँ पर लिंग की जांच नहीं की जाती है. और ये क्या है, जुर्माना भी है और सजा भी है इसके अंदर. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अमीनो सेंटेंसेस इसको बोलते हैं. और इसी को बोलते हैं फिटिसाइड, यानी कि फीमेल फिटिसाइड, शिशु कन्या की भ्रूण में ही हत्या कर देना. ओके, देन अब बात आती है कि चलो ये तो हमने कर लिया ये सारी चीजें. जब स्मॉल फैमिलीज की बात करते हैं तो स्मॉल फैमिलीज बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. And our India is doing very well in this field. So CDRI, Central Drug Research Institute, that is situated in Lucknow, that
make a सहेली named contraceptive medicines, और ये फीमेल्स के द्वारा यूज की जाती हैं, and this medicine give very good result in case of protection, or you can say contraception. Okay, so students, our topic is closing here now. See you with our next topic, that is population explosion and contraceptive methods. So stay with us. Thank you.